जब से बुटीक से आई हूँ बार बार उस गोरी सी लड़की का चेहरा अनायास ही आंखों के सामने आ जा रहा है। हरे रंग की शलवार कमीज पहने, माथे पर दुपट्टा ओढ़े बुटीक के बाहर किसी लड़के से बात कर रही थी। साथ में एक 5-6 साल का बच्चा भी था। पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर उसे याद करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक दिमाग में एक नाम कौन था, गोरकी। हाँ, हम सब उसे यही बुलाते थे। घर के पास वाले बस्ती में उसका बड़ा सा परिवार अपने पूरे कुंबे के साथ रहता था। वो 2 बहन थी। बड़ी बहन ज़रूरत से ज़्यादा सांवली और छोटी ज़रूरत से ज़्यादा गोरी। यही वजह थी कि दोनों बहनों का नाम कुछ दूसरा था, लेकिन सभी लोग उन दोनों बहनों के रंग को ही उनका नाम बना दिए थे, सांवरी और गोरकी। बड़ी वाली बहन सांवरी काफ़ी शांत और शालीन थी, वहीं छोटी बहन गोरकी बिल्कुल जिद्दी और ढीठ सी थी। दोनों बहन अक्सर अपनी माँ के साथ हमारे घर आया करती थी। दोनों बहन युवावस्था की दहलीज पर आ गई। इसी बीच बड़ी बहन की शादी तय हो गई। छोटी बहन अपनी बहन की शादी में लाल रंग के सूट में काफ़ी दमक रही थी, लेकिन बड़ी बहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक ये खबर आई कि छोटी बहन कहीं चली गई है। घर वाले उसे कुछ दिन ढूंढे, फिर मन मारकर अपने काम में लग गए। एक बार उसकी माँ मेरी माँ से कह रही थी, जीजी हम रोज कमाने वाले लोग उसे क्या ढूंढे, पुलिस के पास जाएंगे तो वहाँ भी पैसा ही लगेगा। हम यही मान लेते हैं कि वो हमारी बेटी ही नहीं थी, एक ही बेटी से संतोष कर लिए। पिता और भाइयों ने उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी ना की। फिर समय पंख लगा के उड़ गया। मेरी भी शादी हुई और आज अचानक मेरी मुलाकात उससे हुई। मैं सोची माँ को फ़ोन करके उसके बारे में बताऊं, पर फिर सोची पहले खुद ही उसके बारे में उससे बात कर लूं। फिर जिस दिन अपना ड्रेस लेने में बुटीक गई, वो उस दिन भी मुझे दिख गई। पहले तो वो मुझसे नजरें चुराकर निकल रही थी, लेकिन मैंने जब आवाज़ दी तो वो वापस आ गई और बोली, दीदी आपने मुझे पहचान लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों तुमने नहीं पहचाना क्या मुझे? गोरकी थोड़ा झिझकते हुए बोली, पहचान तो आपको मैं उसी दिन गई थी, पर बोली नहीं, क्योंकि पता ना आप मुझे पहचानती या नहीं। मैं बात का रुख बदलते हुए बोली, कहाँ रह रही हो, शादी कर ली है क्या? गोरकी ने एक लड़के जिससे उस दिन बातें कर रही थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारे शौहर है दीदी। फिर उस छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ आने को बोलकर चलने लगी। मैं भी यत्रवत सी उसके पीछे चलने लगी। कुछ तो उसके बारे में जानने की इच्छा और कुछ उसे यूं मना करना ठीक न लगा। 1-2 गलियां पार करने के बाद एक पक्के घर के एक कमरे में ले गई। वो एक कमरा क्या था, उसका पूरा घर ही था। साइड में टेबल पर गैस रखा था और नीचे ऊपर बर्तन और किचन का पूरा सामान। कमरे में एक चौकी थी जिस पर अभी तो कपड़ों का ढेर था, उसके नीचे भी सामानों का ढेर था। बच्चा घर पहुंचते ही माँ का हाथ छुड़ाकर पास वाली गली में खेलने भाग गया। अब घर में सिर्फ हम और वो थे। गोरकी घर की एकलौती कुर्सी पर मुझे बिठाते हुए बोली, दीदी ये मेरा छोटा सा संसार आपको कैसा लगा? मैं जो अभी तक पूरे घर का मुआयना कर रही थी, थोड़ा चौंकते हुए गोरकी की तरफ देखी, फिर उससे बोली, तेरा पति मुस्लिम है क्या? तूने मुस्लिम से शादी कर ली? वो थोड़ा नज़र चुराते हुए बोली, हाँ दीदी, इन्होंने ही मुझे घर से भागने में मदद की थी। फिर कुछ दिन बाद हमने निकाह कर लिया। मैं थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम घर से क्यों भागी? ये तुमने काफ़ी गलत किया। तुम्हें अपने घर वालों की याद नहीं आई? उनकी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया? ओह, इज्जत का ख्याल? थोड़ी नफरत से वो मुस्कुराई तो मैं थोड़ी चौंक गई, लेकिन वो बोलती गई, शायद वो अपने दिल के अंगार आज निकालने को तैयार बैठी थी। दीदी अगर इतनी ही इज्जत का ख्याल था तो मेरे घर वाले मुझे क्यों न ढूंढे? हम जिस समाज में रहते हैं वो सिर्फ लड़कियों को ही गलत मानता है, भले ही गलती उसकी ना हो। दीदी आपसे तो हमारे घर की माली हालत छिपी नहीं थी, लेकिन फिर भी दीदी की शादी में पापा और मम्मी ने अपने हैसियत से बढ़कर दीदी को दिया। दीदी भी खुश थी अपनी शादी से, लेकिन शादी के 6 महीनों बाद दीदी को बच्चे नहीं हो रहा था।
तो उनके ससुराल वाले उन्हें तंग करने लगे। बच्चे के बिना उनकी ज़िंदगी को ससुराल वाले नर्क बनाने लगे। एक बार पापा और माँ ने जीजू को समझाने की कोशिश भी की, तो उनका जवाब सुनकर सब कुछ साफ सुन गया। वो शायद बोलते बोलते थक गई थी। पास में रखे गिलास से पानी पीने लगी। क्या बोला था तुम्हारे जीजा जी ने? मैं उसके चेहरे पर नजर गड़ाते हुए बोली, आप लोग अपनी छोटी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, तभी आपकी बड़ी बेटी को भी रखूंगा, वरना नहीं। ये बोलते हुए उसने मेरी ओर देखा। सच कहती हूँ दीदी, मैंने अपने जीजा जी से कभी कोई गलत बात भी नहीं की। मैं तो अपनी बहन का घर उजाड़ने का सोच भी नहीं सकती। अपनी बहन की शादी खतरे में देख मेरा दिल भी दुखी हो रहा था। इच्छा हो रही थी कि अपनी शक्ल को आग लगा दूं, लेकिन किसी ने मेरे दिल की बात नहीं समझी। बहन भी गुस्से में मुझे भला बुरा कहने लगी। पापा और भाइयों ने भी पहले तो मेरी खूब पिटाई की, फिर बाद में वो भी दीदी को समझने लगे। वो इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी, क्योंकि जीजा जी फिर ही मुझसे शादी करना चाहते थे। शायद वो लोग मेरी शादी का दिन भी पक्का कर दिए, लेकिन मैं शहजान को पहले से जानती थी। मैं उसकी दुकान का कपड़ा लाकर सिलती थी। मैंने शहजान से जब ये बातें कही तो उसने मुझे घर से भागने को कहा। शादी करने का विचार तो नहीं था हमारा, लेकिन शहजान की बीवी शादी के 2 सालों बाद ही रिजवान को जन्म देते हुए गुजर गई थी। शहजान रिजवान की परवरिश अकेले कर रहे थे। रिजवान ने मुझे अपनी अम्मी समझ लिया। कुछ दिनों तक मैं अपने घर वालों का इंतज़ार करती रही। शायद वो आ जाते तो मैं अपने जीजा जी से शादी न करने की शर्त पर उनके साथ वापस भी जा सकती थी, लेकिन वो तो मुझे भुला ही दिए। कुछ दिनों बाद शहजान ने मुझसे निकाह कर लिया। अब तो मैं भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या वो बच्चा तुम्हारा बेटा नहीं? मैं थोड़ा आश्चर्य से पूछी। तभी रिजवान आ गया और गोरकी को पकड़ लिया। अम्मी, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। गोरकी मुझे चुप रहने का इशारा की और रिजवान को लाड करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, दीदी आप ही बताओ, ज़्यादा इज्जत का काम क्या है, बहन का बसा हुआ घर तोड़ना या किसी का उजड़ा हुआ घर संभालना? शहजान ने कभी मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की। शायद यही वजह थी कि मैं उनकी ओर खींची चली गई। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा, तू अब भी घर नहीं जाना चाहती? नहीं दीदी, शुरुआत में तो मुझे काफ़ी घर की याद आती थी। कई बार फ़ोन भी किया मैंने, लेकिन वो लोग आवाज़ सुनकर ही काट देते थे। एक बार पता लगवाया तो पता चला कि दीदी को भी बच्चा हो गया है। जीजा जी अब शांत हो गए, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहती, क्योंकि जीजा जी तो गैर थे, पर मेरे अपनों ने भी मुझे उस वक्त समझा नहीं। दीदी आपसे भी विनती है, मेरी इस दुनिया के बारे में उन्हें मत बताइएगा। जानती हूँ भागी हुई लड़की समाज का कलंक होती है, लेकिन मैं तो खुद को कलंक से बचाने के लिए भागी थी। ये कहते हुए वो मेरे सामने हाथ जोड़ ली। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और थपथपाते हुए बाहर आ गई। शायद मेरी उस थपथपाहट में सब कुछ था जो उसे चाहिए था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।